नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत पर बातचीत करेंगे। पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्लेटो का जीवन परिचय और उसके द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। आज हमारा प्लेटो के ऊपर यह दूसरा व्याख्यान है। जैसा कि प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य ऐसा राज्य होगा जो कि न्याय पर आधारित होगा, जो कि शिक्षा पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत शिक्षित दार्शनिक वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा और संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का कोई निजी परिवार नहीं होगा, उनके पास में किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो संरक्षक वर्ग के पास प्लेटो ये कहता है कि निजी संपत्ति और निजी परिवार नहीं होगा, इसी को ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य के अंतर्गत साम्यवाद के सिद्धांत को समझेंगे। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को परिवार या पत्नियों एवं संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य है एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना। तो इस तरह के आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्लेटो साम्यवाद को एक प्रमुख साधन मानता है। आदर्श राज्य के अंतर्गत प्लेटो ने संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो संरक्षक वर्ग के दायरे के अंतर्गत रखता है। तो प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत संरक्षक वर्ग के लिए जिस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था करता है, उसी को ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरह का प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत किसके ऊपर लागू होता है? केवल और केवल संरक्षक वर्ग के ऊपर लागू होता है। और संरक्षक वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? संरक्षक वर्ग के अंतर्गत दो वर्ग आते हैं, एक तो शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। प्लेटो कहता है कि इस तरह का साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। तो प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग के पास में किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, संरक्षक वर्ग का कोई निजी परिवार भी नहीं होगा, क्योंकि अगर संरक्षक वर्ग का अपना निजी परिवार होगा तो फिर संरक्षक वर्ग है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य न करके अपने स्वार्थों के अनुसार कार्य करेंगे। वो अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं के लिए कार्य करेंगे और इस तरह से जब वो कार्य करेंगे तब राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गबन को बढ़ावा मिलेगा और शासक वर्ग वो जनता के कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य नहीं कर सकेंगे। दूसरा, प्लेटो ये कहता है कि संरक्षक वर्ग के पास में किसी प्रकार की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा? प्लेटो कहता है कि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत संरक्षक वर्ग के लिए सामूहिक संपत्ति होगी, जिससे कि संरक्षक वर्ग का भरण पोषण किया जा सकेगा और इस सामूहिक संपत्ति का इस्तेमाल करके ही संरक्षक वर्ग अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे। तो इस तरह की संरक्षक वर्ग के लिए आदर्श राज्य के अंतर्गत प्लेटो जिस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करता है, उसको प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद एवं संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेटो इस तरह के आदर्श राज्य के अंतर्गत जिस तरह के साम्यवाद की बात करता है, इस तरह का साम्यवाद का जो सिद्धांत है प्लेटो के मन के अंतर्गत आया कैसे? किस तरह से प्लेटो के इस तरह के साम्यवाद के स्रोत थे जिसके माध्यम से प्लेटो का जो चिंतन है वो प्रभावित हुआ? तो पहला जो स्रोत है वो है स्पार्टा की शासन व्यवस्था। स्पार्टा यूनान का एक नगर राज्य था। स्पार्टा के अंतर्गत सैनिक शासन व्यवस्था थी और स्पार्टा के अंतर्गत जिस तरह की व्यवस्था थी
वहां साम्यवाद के कुछ संकेत है वो देखने को मिलते हैं। स्पार्टा के अंतर्गत राज्य हित के अंतर्गत महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती थी, यानी महिलाओं को उधार देने की व्यवस्था थी। जब स्पार्टा के अंतर्गत कोई बच्चा 7 वर्ष की आयु का हो जाता था तो बच्चे को राज्य के संरक्षण में ले लिया जाता था। राज्य ही 7 वर्ष के बाद के बच्चों का भरण पोषण करते थे और 7 वर्ष के बाद जब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है वो भी स्पार्टा के अंतर्गत राज्य के द्वारा ही की जाती थी। तो इस तरह की व्यवस्था है वो स्पार्टा के अंतर्गत प्रचलित थी। इसके अलावा स्पार्टा के अंतर्गत सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था भी थी और सार्वजनिक जल की भी व्यवस्था थी। तो इस तरह की स्पार्टा की जो शासन व्यवस्था है उसको देख करके प्लेटो ने एथेंस के संदर्भ में आदर्श राज्य की जब वो बात करता है, वो कहता है कि एथेंस के अंतर्गत इस तरह का आदर्श राज्य होना चाहिए। तब प्लेटो इस तरह की स्पार्टा की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर के वह परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद की संरक्षक वर्ग के लिए बात करता है। इसके अलावा क्रीट नगर राज्य के अंतर्गत सामूहिक कृषि की व्यवस्था का प्रचलन था, इसे भी साम्यवाद के संकेत मिलते हैं। गणितज्ञ पाइथागोरस ये लिखता है कि मित्रों की संपत्ति पर सभी का एक समान सामूहिक अधिकार होता है। इसके अंतर्गत भी साम्यवाद के संकेत है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूरिपाइडीज ने प्लेटो से पहले ही स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत की बात की थी। तो इस तरह का जो चिंतन है वो प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा प्लेटो के पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद के ऊपर, इस तरह के चिंतन के ऊपर, तो वो था स्पार्टा की शासन व्यवस्था का प्रभाव। तो इस तरीके के चिंतन से प्रभावित होकर के, इस तरह की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर के प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत संरक्षक वर्ग के लिए स्त्रियों एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की बात की। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के उद्देश्य। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के क्या क्या उद्देश्य थे? तो पहला जो मुख्य उद्देश्य था वो था आदर्श राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्लेटो की जो पुस्तक द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक का जो केंद्र बिंदु है वो है एक आदर्श राज्य की खोज करना, एक आइडियल स्टेट की खोज करना। तो आदर्श राज्य के लक्ष्यों की किस तरह से प्राप्ति की जा सकती है, तो उसके अंतर्गत प्लेटो पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद को संरक्षक वर्ग के ऊपर लागू करके ये बताना चाहता है कि जब संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनके पास में किसी प्रकार का कोई निजी परिवार नहीं होगा, तब आदर्श राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, जनता का कल्याण किया जा सकता है। दूसरा जो प्लेटो का उद्देश्य है वो है संरक्षक वर्ग को आर्थिक एवं पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रखना। जब प्लेटो ये कहता है कि संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका कोई परिवार नहीं होगा, तब प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि संरक्षक वर्ग जब इस तरह के आर्थिक और पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहेंगे तब वो राज्य की ओर ध्यान दे पाएंगे। राज्य या समाज की सेवा के अंतर्गत संरक्षक वर्ग है वो हमेशा लगा रहेगा। तो जब संरक्षक वर्ग इस तरह की आर्थिक और पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होगा तब आदर्श राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति है वो आसानी से की जा सकती है। तीसरा लक्ष्य था भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि जब किसी प्रकार का कोई परिवार नहीं होगा, संरक्षक वर्ग के पास में किसी प्रकार का उनको आर्थिक मोह नहीं होगा, तो फिर वो निस्वार्थ भावना से काम करेंगे, नैतिकता के आधार पर काम करेंगे, वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ावा देंगे। तो इस तरह का जब साम्यवाद होगा एक आदर्श राज्य के अंतर्गत, तब भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। अगला लक्ष्य राज्य की निस्वार्थ रूप से सेवा के लिए शासक वर्ग को हमेशा तैयार करना। नेक्स्ट, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को अलग अलग रखना। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, इन दोनों शक्तियों को अलग अलग रखने का प्रयास करता है। प्लेटो आर्थिक शक्ति किसको देता है? उत्पादक वर्ग को देता है। प्लेटो के अनुसार
उत्पादक वर्ग का जो मुख्य काम है वो क्या है? वो है उद्योग धंधों की स्थापना करना, अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना। जबकि राजनीतिक शक्ति प्लेटो किसको देता है? प्लेटो राजनीतिक शक्ति है वो एक दार्शनिक राजा के हाथ के अंतर्गत देता है। प्लेटो ये कहता है कि एक आदर्श राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, ज्ञानवान राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि राज्य का संचालन विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए, ज्ञानवान व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। जब शासन व्यवस्था ज्ञानवान व्यक्तियों के द्वारा संचालित होगी, दार्शनिक राजा के द्वारा संचालित होगी, तो वो हमेशा जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो इस तरीके से प्लेटो आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग को देता है और राजनीतिक शक्ति है वो दार्शनिक राजा के हाथों में रखने की बात करता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य था प्लेटो का साम्यवाद के सिद्धांत का, वो था श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना। प्लेटो अपने साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से जब ये कहता है कि संरक्षक वर्ग के पास में किसी प्रकार का कोई निजी परिवार नहीं होगा, संरक्षक वर्ग को ये पता नहीं होगा कि उसकी पत्नी कौन है, उनके बच्चे कौन हैं, और बच्चों को भी ये पता नहीं होगा कि उसका माता पिता कौन है, और संरक्षक वर्ग को भी ये नहीं पता होगा कि उनकी पत्नियां कौन है, और पत्नियों को भी ये पता नहीं होगा कि उनके पति कौन है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था की जब वो बात करता है तो उसके पीछे प्लेटो का एक लक्ष्य ये भी है, एक उद्देश्य ये भी है कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न किया जा सके। प्लेटो कहता है कि एक उचित समय पर संभोग के लिए स्त्री और पुरुष को मिलाना चाहिए, और इस तरह से जब एक उचित समय के अंतर्गत एक उचित आयु के स्त्री और पुरुष को संभोग के लिए आपस में मिलाया जाएगा, तब जब उसकी संतान होगी वो शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होगी और मानसिक रूप से भी वो जो संतान है वो हष्टपुष्ट होगी। तो प्लेटो का एक मुख्य उद्देश्य इस तरह के साम्यवाद के सिद्धांत का श्रेष्ठ संतान की उत्पन्न करना भी है। इस तरह की संतान ने वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान प्राप्त संतान होगी। तो इस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को संरक्षक वर्ग के लिए लागू कर प्लेटो आदर्श राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। अब हम यह समझेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक जो साम्यवाद है कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित, इन दोनों साम्यवाद के बीच में अंतर क्या है। अगर हम आधुनिक साम्यवाद को देखें तो आधुनिक साम्यवाद की नींव रखने वाले जो विद्वान है वो है कार्ल मार्क्स और उसका मित्र एंजिल्स। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स जिस तरह के साम्यवाद की बात करते हैं, उस साम्यवाद का लक्ष्य है एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत न तो राज्य होगा, न ही वर्ग होगा, न किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति होगी, और इस तरह की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का शासन होगा जो कि सभी के हितों के लिए कार्य करेंगे। और इस तरह के कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का लक्ष्य है पूंजीवाद की समाप्ति करना और साम्यवाद की प्राप्ति करना, ताकि इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद के अंतर्गत जिस तरह से शोषण किया जाता है उस शोषण को समाप्त करना। तो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच में जो मुख्य समानता है वो ये समानता है कि कार्ल मार्क्स और प्लेटो दोनों ही अपने अपने तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या करके अपने अपने तरीके से न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोनों का मकसद यही है कि एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना करना, एक न्याय प्रिय समाज की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य, विभिन्न लोगों के मध्य आपसी सामंजस्य बना रखा जा सके और किसी प्रकार की कोई आर्थिक गबन की स्थिति नहीं हो और किसी प्रकार का विरोधाभास है वो इस तरह के समाज के अंतर्गत नहीं हो। अब हम ये देखेंगे प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है ये केवल और केवल संरक्षक वर्ग के ऊपर लागू होता है। संरक्षक वर्ग के अंतर्गत प्लेटो केवल दो वर्गों को ही शामिल करता है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, जबकि कार्ल मार्क्स का जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपूर्ण समाज के ऊपर लागू होता है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि प्लेटो का साम्यवाद नैतिकता
और अध्यात्म पर आधारित है। प्लेटो के साम्यवाद का जो आधार है वो विचार है, वो नैतिकता है, वह अध्यात्म है। जबकि आधुनिक साम्यवाद को अगर हम देखें तो आधुनिक साम्यवाद का आधार क्या है? भौतिकवाद एवं आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत। प्लेटो अपने साम्यवाद या आदर्श राज्य की जो व्याख्या है वो विचारों के आधार पर करता है। प्लेटो के जो चिंतन है वो आदर्शवाद पर टिका हुआ है, जबकि कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है वह भौतिकवाद पर टिका हुआ है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि वस्तुओं का जो निर्धारण है वो किसके माध्यम से होता है? इस दुनिया का जो निर्धारण है वो भौतिकता के द्वारा होता है, पदार्थों के द्वारा ही होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है वैसे वैसे व्यवस्था के अंतर्गत भी बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन प्लेटो एक आदर्शवादी विद्वान है, वो ये मानता है कि इस ब्रह्मांड या संसार का जो आधार तत्व है वो क्या है? वो आधार तत्व है नैतिकता या विचार। तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है, आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो भौतिकवाद पर आधारित है। तीसरा जो अंतर है वह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके राज्य को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होता है, जबकि कार्ल मार्क्स का जो आधुनिक साम्यवाद का सिद्धांत है वो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करने की बात करता है। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के अंतर्गत राज्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि साम्यवाद के अंतर्गत राज्य धीरे धीरे मुरझा करके अपने आप समाप्त हो जाएगा, जबकि प्लेटो राज्य को समाप्त करने की बात नहीं करता है, बल्कि प्लेटो और राज्य को मजबूत करने की बात करता है। वो कहता है कि शासन व्यवस्था है वो दार्शनिक राजा के हाथों में होनी चाहिए ताकि विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला जो अंतर है वो है प्लेटो कहता है कि राज्य हित में एकता एवं स्थायित्व स्थापित करना साम्यवाद का उद्देश्य है, जबकि कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद का उद्देश्य है वो है पूंजीवाद को समाप्त करना, शोषण को समाप्त करना। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत शासन व्यवस्था दार्शनिक राजा के द्वारा संचालित होगी, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो सर्वहारा वर्ग के द्वारा संचालित होगी। यानी आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत शासन किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, शासन किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो सर्वहारा वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, जबकि प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन है वो एक फिलोसोफर किंग के द्वारा किया जाएगा। अगला जो अंतर है वो यह है कि प्लेटो का साम्यवाद न्याय एवं शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की बात करता है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत शिक्षा के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया गया है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत परिवर्तन का माध्यम क्या है? आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत परिवर्तन का जो माध्यम है वो क्रांति है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत परिवार के साम्यवाद की बात की गई है। प्लेटो ये कहता है कि संरक्षक वर्ग के लिए किसी प्रकार का कोई निजी परिवार नहीं होगा, बल्कि उनका सामूहिक परिवार होगा। किसी को ये पता नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन है, किसी को ये पता नहीं होगा कि उसकी पत्नी कौन है, और संरक्षक वर्ग के अंतर्गत किसी को ये भी पता नहीं होगा पत्नियों को कि उसका पति भी कौन है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत इस तरह के परिवार के साम्यवाद की कोई योजना देखने को नहीं मिलती है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत केवल संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की समाप्ति की बात की गई है, उत्पादक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की समाप्ति की बात प्लेटो नहीं करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति का पूर्णतः समाप्ति की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि उत्पादन और वितरण के जो भी साधन हैं वो सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत रहने चाहिए। किसी प्रकार की समाज के अंतर्गत कोई भी निजी संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स ये कहता है कि जब तक निजी संपत्ति रहेगी तब तक विरोधी वर्ग अस्तित्व में रहेंगे, और जब तक विरोधी वर्ग अस्तित्व में रहेंगे तो एक वर्ग के पास में तो ज्यादा संसाधन होंगे तो वो तो संपत्तिशाली वर्ग होगा, और जिसके पास में संसाधन नहीं होंगे
तो फिर वो संपत्तिहीन वर्ग होगा और हमेशा संपत्तिहीन वर्ग का संपत्तिशाली लोगों के द्वारा शोषण किया जाएगा। तो प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत केवल संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की समाप्ति की बात की गई है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत सभी लोगों के लिए निजी संपत्ति की समाप्ति की बात की गई है। मैक्सी ये लिखता है कि यदि प्लेटो आज जीवित होता तो आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होता। यानी मैक्सी ये कहता है कि अगर हम ये देखें कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की अगर हम तुलना करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में समानताएं कम है लेकिन असमानताएं बहुत ज्यादा है। लेकिन मैक्सी ये कहता है कि अगर प्लेटो आज जिंदा होता, आज की अगर परिस्थितियों में जिंदा होता, तो वो आधुनिक जो साम्यवादी है उनसे भी कई गुना ज्यादा प्रबल साम्यवादी होता। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद की किस तरह से अरस्तु के द्वारा आलोचना की गई। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु ये लिखता है कि प्लेटो का इस तरह का साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है, अनैतिक है, निरर्थक है और काल्पनिक योजना पर आधारित है। अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचक है। अरस्तु यह कहता है कि यह अव्यवहारिक है, यानी इसको व्यवहार के अंतर्गत स्थापित नहीं किया जा सकता। यह अनैतिक है क्योंकि यह नैतिकता के नियमों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ये कहता है कि जब प्लेटो ये बात करता है कि संरक्षक वर्ग के लिए कोई निजी परिवार नहीं होगा, सब सामूहिक परिवार होगा, बच्चों को ये पता नहीं कि माता कौन है, उसकी पिता कौन है, और माता पिता को भी ये पता नहीं है कि उनके बच्चे कौन है, तो ये तो एक तरह की अनैतिक व्यवस्था हो गई, पशुओं की तरह यह एक तरह की व्यवस्था हो गई। तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसको अरस्तु अनैतिक, अव्यवहारिक, निरर्थक और काल्पनिक योजना कह करके उसकी आलोचना करता है। अरस्तु यह कहता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए निजी संपत्ति भी आवश्यक है और परिवार का होना भी आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के पास में अपना निजी परिवार नहीं होता, व्यक्ति के पास में जब तक निजी संपत्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना भी संभव नहीं है। तीसरी बात, अरस्तु ये कहता है कि परिवार तो जीवन की प्रथम पाठशाला है। अगर परिवार को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर व्यक्ति है वो किस तरीके से काम कर पाएगा, तो फिर वो व्यक्ति कभी शिक्षित हो ही नहीं पाएगा, संस्कारी हो ही नहीं पाएगा, वो नैतिक हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु के द्वारा आलोचनाएं की गई है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्लेटो के पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत को समझा। फिर हमने ये समझा कि प्लेटो के इस तरह के साम्यवाद के स्रोत क्या है। फिर हमने ये समझा कि प्लेटो के साम्यवाद के उद्देश्य क्या है। फिर हमने ये समझा कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत और आधुनिक साम्यवाद का जो सिद्धांत है उसके मध्य अंतर क्या है। और अंत में हमने ये देखने का प्रयास किया कि प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु के द्वारा किस तरीके से आलोचना की गई है। तो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो जिस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की वो बात करता है, उसी को ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।